हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं जिसमें रस रस चल रहा है इस समय। और इस रस में कल आप लोगों ने श्रृंगार रस पढ़ा और उसके उदाहरण को देखा। आज जो है कि हम लोग पढ़ेंगे करुण रस, हास्य रस, वीर रस। ऐसे आगे जो क्रम आते रहेंगे उनको पढ़ते चलेंगे। आज हम शुरू करते हैं करुण रस। आज शुरू करते हैं करुण रस। करुण रस। इस करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। ठीक है। अब प्रश्न बनता है कि शोक नामक अस्थाई भाव किस रस का है? ठीक है। या करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वहां पर हो जाएगा शोक। ठीक है। और शोक का अगर रस पूछा है तो करुण रस हो जाएगा। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब देखते हैं इसके परिभाषा को। वियोग श्रृंगार में हम तो ये देख रहे थे कि नायक और नायिका के विछुड़न का वर्णन किया गया है और उसमें कुछ मिलने की भी संभावना थी। लेकिन करुण रस जो होता है वह किसी अपने प्रिय व्यक्ति के चले जाने से या मृत्यु हो जाने से जब शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहाँ पे करुण रस कहलाता है। और इस तरह से कह सकते हैं भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है। वहाँ पर क्या होता है? करुण रस होता है। तो पहले परिभाषा को देखते हैं करुण रस में। आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है। आसान शब्दों में क्या है? अपने किसी प्रिय व्यक्ति अपने किसी प्रिय व्यक्ति के चले जाने या मृत्यु हो जाने पर शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है। तो क्या कहलाता है? तो वहाँ करुण रस होता है। ठीक है। क्या होता है? करुण रस होता है। इसका जो करुण रस का स्थायी भाव शोक बताया और बताया परिभाषा में कि जहाँ पर अपने किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के चले जाने से या मृत्यु हो जाने से जो भाव हमारे अंदर जागृत होता है, शोक नामक जो भाव अस्थायी जागृत होता है, वह क्या कहलाता है? करुण रस कहलाता है। जैसे जगजीत सिंह की एक सॉन्ग है, उसमें क्या है ना कि ना चिट्ठी ना संदेश, जाने कौन सा देश जहां तुम चले गए। ठीक है। वह एक शोक है, करुण है। वह अपने अर्थात कहने का मतलब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने जब मंच पर कहीं गीत गा रहे थे, ऐसा संदेश उनको मिला और वह उस समय इस गीत को गाया कि ना चिट्ठी ना संदेश, जाने कौन सा वो देश जहां तुम चले गए। तो यहाँ पे उन्होंने करुण रस का भाव जो है कि व्यक्त किया था। ठीक है। जैसे दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही लिख देते हैं इसको, अक्सर पूछा जाता है यह, दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही। और क्या कहूं
जो नहीं कही। ठीक है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो नहीं कही। तो कहने का मतलब यह पंक्ति जो है, यह लाइन जो है, जब निराला जी की पुत्री सरोज की मृत्यु हो जाती है, निराला जी की पुत्री सरोज की जब मृत्यु हो जाती है, तो उस समय इन्होंने इस पंक्ति को कहकर अपनी पूरी करुणा को उड़ेल दिया था, पूरी करुणा निकाल दिया था कि मेरी उनकी पुत्री जो थी, उनकी मृत्यु हुई थी, उसी समय इस बात को कहा गया था कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। ठीक है, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। ठीक है, और देखिए, तो इस तरह से अभी करुण रस के भाव जागृत होते हैं। जैसे अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खुले भी न थे लाज के बोल, और खिले न थे चुंबन शून्य कपोल, खिले न थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, क्या बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्न धार, पड़ी है छिन्न धार। कहने का मतलब यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी किसी नई नववधु का वर्णन करते हुए कहा है कि अभी तो सेहरा ही बंधा था। वह नववधु घर पर आती है, वह कहते हैं कि अभी तो सेहरा ही बंधा था और कोई बात भी नहीं हुई थी और कोई उनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी, सारे बात मेरे अंदर ही रह गए, और यह कैसी व्यथा है, कैसी कहानी है, कैसी दशा हुई कि हमारे उनकी मुलाकात भी नहीं, और वह क्या किए, चल दिए, चले गए। तो अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी सुनने को यह भी मिलता है किसी फौजी भाई की शादी हुई और वह जैसे ही शादी करके घर लौटता है, फ़ोन आ जाता है कि आइए बॉर्डर पे युद्ध है, और संजोग ऐसा होता है कि वह मिल भी नहीं पाते हैं, पति पत्नी का बातचीत नहीं हो पाता है, वह चले जाते हैं और आते समय उनकी क्या आती है, लाश आती है घर पर, उनका शहीद जो शरीर, पार्थिव शरीर, वह घर पर आता है। उस समय यह करुण भाव होता है, करुण रस का भाव जो होता है किसी प्रिय व्यक्ति के चले जाने से या मृत्यु हो जाने पर शोक नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ क्या कहलाता है, करुण रस कहलाता है। ठीक है, तो अब अगला देखिए, करुण रस के बाद हम लोग देखते हैं हास्य रस। आइए हास्य रस को देखते हैं। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है। हास्य मतलब हंसी। हंसी कब आती है, हंसी कब आती है, जब किसी विचित्र व्यक्ति को देख करके या उसकी वाणी को देख करके या उसकी वेशभूषा को देख करके मन में जब हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो वहाँ क्या होता है, हास्य रस होता है, वहाँ पर हास्य रस होता है। हास्य रस में अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी भी बात को सुन करके, किसी भी बात को विचित्र व्यक्ति के वेशभूषा को देख करके वह हंसी आपके अंदर आ ही जाती है। तो हास्य रस की परिभाषा को देख लीजिए। परिभाषा, ठीक है, हास्य रस की परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति के ठीक है विचित्र, किसी व्यक्ति के विचित्र रूप वेशभूषा, रूप वेशभूषा, वाणी आदि से हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है, जागृत होता है। तो वहाँ क्या होता है,
हास्य रस होता है। ठीक है, जहां किसी व्यक्ति के विचित्र रूप, वेशभूषा, वाणी आदि से हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहां क्या होता है? हास्य रस होता है। वहां पर क्या होता है? हास्य रस होता है। जैसे हास्य कवि सम्मेलन जब होता है, कवि सम्मेलन जब होता है तो उस कवि सम्मेलन में देखते हैं कि तरह तरह की बातों को बोल करके हंसाते रहते हैं। ठीक है, तरह तरह की बातों को बोलकर हंसाते रहते हैं। किसी नौटंकी में आप चले जाएंगे, वहाँ जोकर का जो काम होता है वह सिर्फ हंसाने का काम होता है। खूब एकदम ऐसा पाउडर लगा लेगा, ऐसा काजल लगा लेगा, ऐसा जो है कि अपनी भौहों को सजा लेगा कि मतलब उसको देख करके लोग हंसना प्रारंभ कर, जैसे ही वह मंच पे आता है टेढ़ा बाकुच होते हुए और ऐसा मुंह आँख नचाते हुए आता है, लोग देख करके उसको हंसना प्रारंभ कर देते हैं। तो वही कहा गया है, किसी व्यक्ति के विचित्र रूप, वेशभूषा, वाणी आदि से हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहाँ पर क्या कहलाता है? हास्य रस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कवि सम्मेलनों में लोग देखते हैं कि वहाँ पर जाते हैं तो कवि क्या कहता है, जैसे गीत आता है साजन मेरा उस पार है। अब गीत आया कि साजन मेरा उस पार है, तब तक उसमें कोई कुछ बोल देता है, कोई कहता है जल्दी आ जाना था दूसरा तैयार है। तो होता है ना, ऐसी वाणियां लोग बोलते हैं। कोई कहता है साजन मेरा उस पार है, तो लोग कहते हैं क्यों उस पार है? कहते हैं क्योंकि उस पर लाखों करोड़ों का उधार है। तो यह कवि सम्मेलन की जो वाणियां होती हैं हंसाने के लिए होती हैं। देखिए, कहते हैं कि चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, तो कोई कहता है कि अरे दिन और रात में कहाँ जाओगे, तब साँझ सवेरे चाहोगे। तो मतलब वह वाणी को केवल इस तरह से घुमा फिरा देते हैं कि वह लोग हंसना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं कि नैनों में सपना, सपनों में सजना। अरे नैनों में सपना को ले लोगे तो देखोगी क्या? लोग कहते हैं कि अंधा करने का विचार है क्या? तो यह सब हास्य है। आइए और जो है कि हास्य के जैसे बिंद के वासी उदासी तपो व्रतधारी महाविनु नारी सुखारे, तो दुखारे। तो कहने का मतलब बिंद के जो वासी हैं, बिंद के जो महंत है, साधु संत है, वह नारी के बिना दुखी है। यह भी कह करके लोग क्या करते हैं कि हंसते हैं, हंसी उड़ाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, क्या है, बिंद के वासी, बिंद के दिख रहा है यहां तक, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत, उदासी तपोव्रत, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु, महाविनु नारी दुखारे, महाविनु नारी दुखारे। ठीक है, तो बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे। तो कहने का मतलब इसका यही तात्पर्य हुआ कि बिंद के जो सन्यासी लोग हैं, जो महंत लोग हैं, साधु संत लोग हैं, वह नारी के बिना क्या है? दुखी है। तो यह कहकर हंसने की बात है, यह कोई वास्तविकता नहीं है, यह केवल कह करके हंसने की बात हुई। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हास्य रस का। हास्य रस का एक आधा पात बबूल का, आधा पात बबूल का, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, तामे तनिक, तामे तनिक पिसान। ठीक है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान और लाला जी करने लगे, लाला जी
करने लगे छठे महीने दान, छठे छमासे दान। ठीक है, तो आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमासे दान। तो यह भी कहकर हंसने की बात है कि कुछ दान भी कर रहे हैं तो इस तरीके से कर रहे हैं, और छठे महीने पे दान भी कर रहे हैं तो कैसे कैसे कर रहे हैं। अर्थात यह एक कहावत है जो कि हंसने की बात आ जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वीर रस। वीर रस में जो होता है इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। स्थायी भाव को जानना बहुत जरूरी है। अस्थायी भाव को जानना बहुत जरूरी है कि इसलिए कि अस्थायी भाव अक्सर पूछता है। ठीक है, अक्सर अस्थायी भाव पूछता रहता है। ठीक है, तो आइए वीर रस। ठीक है, लोग कहते हैं कि रस में से जब रस निकले तो वहां क्या होता है? वीर रस होता है। अब यह कोई परिभाषा नहीं लिखना है कि रस में से रस निकल जाए तो वह क्या होता है? वीर रस होता है। तो कहने का मतलब किसी यहां पर वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। क्या स्थायी भाव है? उत्साह। अब वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, अब इसका परिभाषा देखेंगे हम। यह परिभाषा में क्या होता है कि जहां विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहां पर क्या कहलाता है? वीर रस कहलाता है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो क्या कहलाता है? वहां पर वीर रस कहलाता है। ठीक है, वहां पर क्या कहलाता है? वीर रस कहलाता है। अब जैसे आप लोगों ने सुना है बहुत सारा एग्जाम्पल, बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यह आपका कौन सा है? वीर रस है। तो अभी वीर रस के जो 4 भेद हैं, वीर रस के भेद जो होते हैं 4 होते हैं। के भेद तो 4 भेद होते हैं। वीर रस के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। देखिए, जैसे पहला युद्ध वीर। ठीक है, पहला युद्ध वीर है। दूसरा दानवीर, दानवीर। ठीक है, तीसरा धर्मवीर, और चौथा है आपका दयावीर। ठीक है, इसके 4 भेद हैं। अब यह युद्धवीर किसी भी परिस्थिति में अपने युद्ध को छोड़कर नहीं जाता है, युद्ध में विजय को प्राप्त करता है, वह क्या कहलाता है? युद्धवीर कहलाता है। दानवीर वह गरीब दीन दुखियों की, भूखों को हमेशा दान करता रहता है, किसी की जरूरतों को हमेशा पूरा करता रहता है, वह क्या कहलाता है? दानवीर कहलाता है, जैसे कर्ण। ठीक है, और आपका धर्मवीर किसी भी परिस्थिति में वह अपने धर्म से विचलित नहीं हो सकता है,
चाहे उसके सामने लाख कठिनाई आए, लाख समस्याएं आए, लेकिन वह अपने भी धर्म से कभी विचलित नहीं हो सकता है। वह क्या कहलाता है? वह धर्मवीर कहलाता है। और दयावीर गरीब को, दलित, पिछड़ों को, सब पर जो दया करे, अपने भले ही कष्ट में रहे लेकिन दूसरों को हमेशा सहयोग की भावना अपने अंदर रखे, और वह क्या कहलाता है? दयावीर कहलाता है। तो वीर रस के कुछ एग्जाम्पल हैं, देख लीजिए। रण बीच चौकड़ी भर भर का चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ठीक है। अब रणबीच चौकड़ी भर भर का चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ठीक है। यह भी क्या है? आपका वीर रस है। यह क्या है? वीर रस है। और दूसरा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल और है, जैसे कब तक द्वंद्व संभाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, वंशज है महाराणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। तो यह भी क्या है? यह भी आपका वीर रस है। ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। कब तक द्वंद्व पाला जाए, कब तक द्वंद्व पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। कहां तक टाला जाए। ठीक है। युद्ध कहां तक टाला जाए, वंशज है महाराणा के, वंशज है महाराणा का, चल फेंक भाला जहां तक जाए। ठीक है। तो इस तरह से देखने को मिला आपको वीर रस पढ़ें, और एक एक करके मैंने बताने की कोशिश किया। और हिंदी व्याकरण को अगर आप समझ गए, तो उसके भाव को समझ गए, तो यह समझ जाइए कि आप बहुत अच्छे से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो यह जो रस पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे एक एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, नोट्स बनाने में भी आसानी हो। ठीक है। तो वीडियो को देख करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो बने आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।